साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मेंस की डेट जो है जारी कर दी है कि किस डेट में मेंस कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा पेपर होगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं गाज़ियाबाद, लखनऊ और प्रयागराज 3 जनपदों में जो है मेंस का पेपर होने वाला है, जो कि होगा 27 सितंबर को सामान्य हिंदी और निबंध। ठीक है, 28 सितंबर को सामान्य अध्ययन और सामान्य अध्ययन द्वितीय, 29 सितंबर को सामान्य अध्ययन तृतीय और सामान्य अध्ययन चतुर्थ। ठीक है, और 1 अक्टूबर को होगा ऐच्छिक विषय यानी कि आपका ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल का फर्स्ट एंड सेकंड पेपर। ठीक है, ये भी लिखा है कि अपरिहार्य परिस्थिति में उक्त परीक्षा कार्यक्रम में परिवर्तन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया मेंस का, आप देख लीजिए। और अगर आप मेंस दे रहे हैं इस बार तो अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैंने टेस्ट पेपर जो दृष्टि में लिख के जचवाए थे, मैं वो आज से अपलोड कर रहा हूँ। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आंसर राइटिंग जो मैंने की है हो सकता है सभी को पसंद आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आंसर राइटिंग को। हमारा आज का प्रश्न था जो है पहला है कि भारत में कुपोषण के लिए उत्तरदायी कारणों की पहचान करते हुए इससे निपटने हेतु किए जा रहे सरकारी उपायों का उल्लेख करें। साथ ही साथ कुपोषण की स्थिति में सुधार के लिए अपनी तरफ से सुझाव प्रस्तुत करें। ठीक है, ये इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं या इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कुपोषण की क्या कारण है और इस स्थिति में सुधार कैसे किया जा सकता है, उस पर मैंने ये आंसर राइटिंग की थी। ठीक है, चेक हो के जितनी आंसर राइटिंग मैंने की है वो सारी चेक हो चुकी हैं और मैं उन्हीं को अपलोड कर रहा हूँ जो चेक हो चुकी हैं। ठीक है, तो जो सुझाव दिए गए हैं संस्थान की तरफ से वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हम अपने आंसर राइटिंग में क्या बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर में सबसे पहले हम लोग भूमिका लिखते हैं। ठीक है, जैसा फॉर्मेट लिखा गया है ऐसे अगर आंसर लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। देखिए, उत्तर की शुरुआत होती है, लिखा है कुपोषण के अंतर्गत अल्प पोषण, अपर्याप्त विटामिन व खनिज तत्व, अति वजन, मोटापा और इसके परिणाम स्वरूप होने वाले गैर संचारी रोगों को शामिल किया जाता है। कितने शब्द हो गए? 25 शब्द होंगे मुश्किल से। अगर हमको 200 शब्दों में लिखना है या 150 शब्दों में लिखना है तो भूमिका को हमको लिमिटेड रखना है। ठीक है, 25 से 30 शब्दों में जो है, इससे ज़्यादा भूमिका नहीं होनी चाहिए। अब सीधे आ जाते हैं कि कुपोषण के कारण क्या हैं। ठीक है, कुपोषण के कारण क्या हैं? तो कुपोषण के प्रमुख कारण हैं, पहला नंबर 1, भारत में जिस दर से खाद्यान्नों की पैदावार में वृद्धि हुई है उस दर से खाद्यान्नों तक उपभोक्ता की पहुंच में वृद्धि नहीं हुई है। ठीक है, पैदावार तो हुई है, पैदावार में वृद्धि हुई है, लेकिन जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर हैं, उन तक जो है खाद्यान्नों की पहुंच नहीं हुई है। पहला कारण हो गया कुपोषण का ये। अगला कारण है कि भारत में हाल ही के वर्षों का खाद्य उपभोग का पैटर्न बदला है। ठीक है, जिससे ऊर्जा व पोषण की मात्रा में कमी आई है। ठीक है, खाद्य पैटर्न बदलने का मतलब क्या हो गया? खाद्य उपभोग पैटर्न, कि हम लोग जो है जो खाद्यान्न भोजन लेते हैं वो जो है पोषण से युक्त नहीं होता है, पैटर्न बदल चुका है, हम लोग कुछ भी खा लेते हैं, इस वजह से जो है कुपोषण में वृद्धि हुई है। तीसरा नंबर है कि भारत में विद्यमान गरीबी के बड़े हिस्से की भोजन तक पहुँच को बाधित करती है। जो गरीबी के बड़े हिस्से तक, तो क्या है, भारत में जो गरीबी विद्यमान है उसके बड़े हिस्से तक भोजन की उपलब्धता मतलब नहीं हो पाती है सुनिश्चित, इस वजह से कुपोषण ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है। अगला कारण है, चौथा नंबर, कि लोगों में पोषण संबंधी आवश्यकताओं के संबंध में जागरूकता की कमी है। ठीक है, पोषण संबंधी जानकारी लोगों के पास है ही नहीं कि हम लोग भोजन में क्या लें क्या ना लें जिससे हम कुपोषित ना हो। ठीक है, पांचवा है कि महिलाओं की कम आयु में शादी, अपरिपक्व अवस्था में गर्भधारण करना, पुरुषों के बाद बचा हुआ भोजन करना,
आदि सामाजिक समस्याएं भी कुपोषण में वृद्धि करती है। पहला तो देखिए कारण हो गया महिलाओं की कम उम्र में शादी, ठीक है, कम आयु में शादी हो जाती है जिससे बच्चे कुपोषित होते हैं या महिलाएं भी कुपोषित होती हैं। अपरिपक्व अवस्था में गर्भधारण करना, अगर किसी महिला की उम्र जो है 18 साल से कम है या 20 साल से कम है और वो अपरिपक्व है, अभी वो गर्भधारण करने लायक नहीं है, अगर वो गर्भधारण करती है तो उसमें कुपोषण की मात्रा देखी जा सकेगी। पुरुषों के बाद बचा हुआ भोजन करना, ठीक है, ये तो हो गया हमारा किससे संबंधित, ये हो गया हमारा रूढ़िवादी, ठीक है, रूढ़िवादी या तो कह दीजिए कि पितृसत्तात्मक सोच, ठीक है, कि पहले पुरुष भोजन करेंगे उसके बाद महिलाएं भोजन करेंगी। तो ये कारण भी है कि जो है महिलाओं में कुपोषण देखा जाता है। आदि सामाजिक समस्याएं भी कुपोषण में वृद्धि करती हैं। आगे देखते हैं। अब सरकारी स्तर पर हो रहे इसके प्रमुख प्रयास क्या हैं, ठीक है। अब सरकार की तरफ से कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं ये लिखेंगे। बहुत ही हम संतुलित उत्तर लिखेंगे जिससे हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलें। अभी देखिएगा मैं दिखाता हूँ कि मुझे कितने मार्क्स मिले हैं इसमें। राष्ट्रीय पोषण रणनीति, पहला है कि राष्ट्रीय पोषण रणनीति क्या होनी चाहिए। यह एक 10 सूत्रीय पोषण कार्य योजना है। इसमें गवर्नेंस के स्तर पर किए जाने वाले सुधार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त भारत में अल्प पोषण की समस्या में तीव्रता से कमी लाने हेतु यह एक ऐसी रूपरेखा की परिकल्पना करती है जिसमें पोषण के 4 प्रमुख निर्धारकों स्वास्थ्य सेवाएं, भोजन, पेयजल एवं स्वच्छता और आय एवं आजीविका का समन्वित योगदान शामिल हो, ठीक है। कौन कौन से 4 निर्धारक, 4 प्रमुख निर्धारक कौन कौन से हैं ये लिख के आइएगा। चाहे तो नंबर वाइज कर दीजिएगा, चाहे तो ऐसे ही लिख के आ जाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं, भोजन, पेयजल एवं स्वच्छता और आय एवं आजीविका का समन्वित योगदान, ठीक है। ये चारों चीज़ें ये पोषण के निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। आगे है कि इसका प्रमुख उद्देश्य 2022 तक ठिगनेपन, ठीक है, ये लिखा है ठिगनेपन, वो साफ साफ नहीं दिख रहा होगा लेकिन लिखा है ठिगनेपन, ठीक है। ठिगनेपन मतलब क्या होता है, बौनापन, ठीक है। ठिगनेपन पहला, ठिगनेपन 2022 तक, ठीक है। अल्प पोषण क्योंकि इसी साल तक का ये लक्ष्य रखा गया है। एनीमिया एवं जन्म के समय अल्प वजन के स्तर को क्रमशः 2%, ठिगनेपन को 2%, अल्प पोषण को 2%, एनीमिया को 3% और जन्म के समय अल्प वजन मतलब जन्म जब होता है बच्चे का उस समय कम वजन रहता है उसको 2% प्रति वर्ष कम करना तथा वर्ष 2022 तक ठिगनेपन के स्तर को 38.4%, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS4 का ये जो सर्वे है से कम कर 25% तक, अभी 38.4% कमी लाकर 25% तक करने के उद्देश्य के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, सरकारी प्रयास। अब जानेंगे कि सुझाव क्या दिए जा सकते हैं। क्या लिखेंगे सुझाव में, महत्वपूर्ण सुझाव। पहला सुझाव हम लिखेंगे कि किसानों को पोषक तत्वों से युक्त भोजन, अनाजों, फल, सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि के सरकार की तरफ से प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, ठीक है। किसानों को ये प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि वो अनाज, फल और सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि करें, ठीक है। उसके लिए सरकारी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं। दूसरा है पीडीएस प्रणाली, आप जानते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे कहते हैं, की सहायता से सभी ज़रूरतमंदों तक पोषण में वृद्धि करने वाले खाद्यान्नों की पहुंच सुनिश्चित की जाए, ठीक है। तीसरा लिखेंगे कि स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में कुपोषण के नुकसान और पोषण के फ़ायदों को प्रमुखता से शामिल किया जाए, ठीक है। स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसके पाठ्यक्रम में कुपोषण के नुकसान और पोषण के फ़ायदों को प्रमुखता से शामिल किया जाए। चौथा हम लिखेंगे शीघ्र खराब होने वाले पोषक तत्वों से भरपूर सब्जियों व फलों के भंडारण क्षमता में सुधार किया जाए। अब जैसे जैसे टमाटर है, आलू है या और जो हरी सब्जियां हैं, अगर वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं या फल जो है जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनके भंडारण को अगर सुनिश्चित किया जाए, कोल्ड स्टोरेज ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएं, तो जो है कुपोषण को कहीं ना कहीं स्तर से कम किया जा सकेगा। अगला है
लैंगिक भेदभाव वाली सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त करने हेतु जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया जाए। ठीक है, तो इस तरह अगर हम अपने उत्तर को लिखेंगे, अंत में आप थोड़ा बहुत निष्कर्ष लिखना चाहते हैं तो निष्कर्ष लिख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें मुझे वेरी गुड दिया गया था और 6/10 नंबर मुझे 10 में से 6 नंबर मुझे मिले थे। तो अगर ऐसे आप संतुलित उत्तर लिखेंगे, ठीक है, तो आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ठीक, तो ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, इस तरह ढेर सारे वीडियो आने वाले हैं। अगर मेंस दे रहे हैं या अगले साल देने की तैयारी में है तो कैसे उत्तर लिखा जाता है, इस तरह के फॉर्मेट मैं ज़रूर डालता रहूँगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।